वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान के सवाल जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, आपका आरओ का री एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा साथ में आपका एमपी पीसीएस की भी परीक्षा होने वाली है, उत्तराखंड पीसीएस का भी फॉर्म भरा जा चुका है। तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में देखिए साइंस जो है इसका अलग वेटेज होता है, सारी परीक्षाओं में विज्ञान जो है ये पूछा जाता है। तो इसी के हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि जब किसी भी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसकी गति को पराध्वनिक गति कहा जाता है, ठीक है, यानी सुपरसोनिक स्पीड में। फिर दूसरा है, इस प्रकार की गति प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब के परिवर्तन के कारण ध्वनि बूम नामक एक बहुत ही तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है जो इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, पराध्वनिक गति और ध्वनि बूम के बारे में। तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं। इसमें दिया गया कि जब कोई ध्वनि उत्पादक स्रोत या ध्वनि की तुलना में अधिक गति से चलता है तो वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो कि भारी मात्रा में ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ती हैं। और ये जो प्रघाती तरंगें हैं ये वायुदाब के परिवर्तन से ध्वनि बूम नामक एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और पराध्वनिक विमान द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगों में कांच को चकनाचूर करना, यहाँ तक कि इमारतों को नुकसान पहुँचाने के लिए भी पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति जो है वो बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा, ध्वनि की गति उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ध्वनि तरंगें आगे बढ़ रही होती हैं। और तीसरा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के दाब पर भी निर्भर करती है, ठीक है। यानी क्या दिया कि ध्वनि की जो गति है वो तापमान पर, वहाँ के दाब पर और माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें, ठीक। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा सुनिए कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के तापमान और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, दाब पर नहीं, ठीक है। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ेगी और साथ ही साथ माध्यम का जो भी गुण हो उस पर, ठीक है, यानी माध्यम की जो अवस्था हो उस पर निर्भर करेगी। जैसे कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में आते हैं तो ध्वनि की गति कम होती जाती है। किसी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप सुन लीजिए कि वायु में जो ध्वनि की गति होती है, ठीक है, वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड और वहीं 22 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ये होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसलिए क्या सब समझ में आ रहा है आपको कि तापमान के साथ जो है वो ध्वनि की गति में परिवर्तन होता है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। बाकी उसके दाब पर कोई, माध्यम के दाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माध्यम की अवस्था यानी माध्यम के गुण पर और तापमान से, ठीक है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए पहला कथन क्या दिया गया पहला कथन दिया गया है कि किसी ठोस या द्रव की सतह से टकराने के बाद ध्वनि जो है परावर्तित हो जाती है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन दिया गया कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित प्रतिध्वनि के समय का अंतराल जो है वो कम से कम 1 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। फिर है, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद है कि अनुरणन आमतौर पर कई मायनों में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, यानी रीवाइब्रेशंस की बात की जाती है जिसको अनुरणन कहा जाता है। तो ये कई मायनों में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है पहले पे कि चारों सही, फिर 1 3, फिर दूसरा तीसरा चौथा और पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है यहाँ पे कि ठोस हो या फिर द्रव हो, टकराने के बाद ध्वनि होगी परावर्तित, ठीक है। फिर है
ध्वनि की संवेदना के बारे में अगर बात करें तो हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक जो है वो ध्वनि बनी रहती है और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल ये 1 सेकंड नहीं 0.1 होना चाहिए। ठीक है, 0.1 होना चाहिए, क्योंकि जो मूल ध्वनि रहती है यानी ध्वनि की जो संवेदना रहती है हमारे मस्तिष्क में वो 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो इसलिए अगर आपको एकदम स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के परावर्तित प्रतिध्वनि के बीच में 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। तो दूसरा तो गलत हो गया। ठीक है, फिर है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको 17.2 मीटर जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तब आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यानी पहला और तीसरा बिल्कुल सही होता है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो रिवाइब्रेशन होता है कई मायनों में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ऑप्शन में क्या दिया है कि दूसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत है, तो पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया, ये वाला भी कट गया। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा, एलिमिनेशन से ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सोनार, ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप का अर्थ होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, अब सोनार के बारे में दिया गया कि ये ऐसा उपकरण है जिसमें किसी जल निकाय के नीचे पाई जाने वाली वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अपश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। फिर है सोनार समुद्र में गहराई निर्धारित करने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। ये इसका उपयोग हम करते हैं किसी जल निकाय में गहराई में पाई जाने वाली कोई वस्तु हो उसकी दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए, लेकिन उसमें अपश्रव्य तरंगों का उपयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होगा, समुद्र तल के नीचे यहाँ पे आपका सोनार वाला ऑब्जेक्ट है, आपका यहाँ पे मान लीजिए कोई सबमरीन वगैरह हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पराश्रव्य तरंगे जाएंगी, यहाँ सबमरीन से टकरा के वापस आएंगी। तो इस दूरी को कैलकुलेट करके, ठीक है, आने जाने वाली दूरी को एंगल से कैलकुलेट वगैरह करके वो उसकी दूरी हो गई, दिशा हो गई, गति हो गई, ये सब माप सकते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगे, ये गलत है। इसकी जगह डालते हैं, भेजी जाती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक, तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला और तीसरा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपको सही वो मिलान करना है। केमिस्ट्री का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछता ही रहता है, ये लिस्ट एकदम याद कर लीजिएगा। आपको मिलान करना है। दिया है विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम। ठीक है, और इनका ये केमिकल फॉर्मूला। तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है, विरंजक चूर्ण ये देखिए इसमें ये होगा विरंजक चूर्ण का CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, ये है CaSO4 × ½ और धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा जो है वो NaSCO3 होता है। और जिप्सम क्या है, जिप्सम है आपका CaSO4 × 2H2O। ठीक है, ये फार्मूलाज आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि चांदी और सोना उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा है इनोडीकरण जो है तांबे के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने की क्रिया होती है। और तीसरा है एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन वे भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। फिर है सीसा, तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इनको रट लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, अब एनोडीकरण की बात करें तो एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण जो है वो एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तांबे पर नहीं, एल्युमिनियम पर। ठीक है, तो इस तरीके से पहला, तीसरा, चौथा सही होता है। फिर देखते हैं, फिर है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है।
तो सबसे पहले एक्वारेजिया 1/3 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है। और एक्वारेजिया जो है ये स्वर्ण धातु को भी गला सकता है, क्योंकि ये दोनों ही अम्ल अकेले अलग अलग भी ऐसा कर सकते हैं। फिर है एक्वारेजिया एक अत्यंत संक्षारक और धुआं देने वाला तरल है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला दूसरा गलत है, ठीक है। सॉरी, इसमें देखिए एक्वारेजिया के बारे में अगर देखें तो ये इसको बोला जाता है शाही जल, ठीक है। इसमें एक संबंधी 3 नहीं बल्कि हाँ इसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है 3 का अनुपात और नाइट्रिक होता है 1, यानी 3 आपका हाइड्रोक्लोरिक हो गया यानी H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक हो गया इंटू HNO3, ठीक है। ये हो गया एक संबंधी 3 का अनुपात नहीं होता है, ये गलत है, ये 3 संबंधी 1 का होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यह स्वर्ण जैसी धातुओं को भी गलाने में सक्षम है, जबकि इनमें से कोई भी अम्ल अकेला नहीं ऐसा कर सकता है। ये जो कारण दिया गया है कि अकेले ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं, ये दोनों मिलकर ही जब एक्वारेजिया बनता है तब वो स्वर्ण धातु को गला सकते हैं। अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या फिर नाइट्रिक अम्ल हो, वो स्वर्ण धातु को गला नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बाकी आपसे गलत ही पूछा गया है, तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पोटेशियम लोहे की तुलना में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। दूसरा, किसी धातु से एक गैर धातु तत्व तक इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के द्वारा गठित यौगिकों को आयनिक यौगिकों या फिर वैद्युत संयोजक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, आयनिक यौगिकों में क्वथनांक और गलनांक दोनों कम होते हैं, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक दोनों कम होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, पहला दूसरा सही है यहाँ पे। तीसरा गलत क्या है? तो इसमें आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक होता है, जो दिया है कि दोनों कम होते हैं, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, कम नहीं बल्कि ये अधिक होता है। इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से विज्ञान के सवाल डिस्कस करेंगे। बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही याद रखिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आपका बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ है। इसके अलावा यूपी की एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी आई है, ठीक है। इन सभी के लिए हमारी तरफ से पेड ग्रुप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चलाया जा रहा है, जिसमें आपका जो भी है सिलेक्शन मटेरियल हो गया, क्विज है, उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाती है, डाउट क्लियरेंस कराया जाता है। तो इन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।